हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अभी कुछ रोज पहले कोलकाता में एक दहलाने वाली घटना हुई थी, जब कोलकाता के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जब वो मुख्यमंत्री बने नहीं थे, उनके साथ काम करने वाले उनके पीए चंद्रनाथ रथ की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले की तफ्तीश आपको पता है कि अब सीबीआई के हवाले की जा चुकी है, और शुरुआती तफ्तीश में ही सीबीआई को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो कि अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी चौंकाने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि सीबीआई के ऑफिशियल्स जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि इस मामले में कम से कम कत्ल को अंजाम देने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें सुपारी की रकम भी हो सकती है, और हो सकता है कि सुपारी की रकम इससे अलग भी हो, या रकम 1 करोड़ से भी ज्यादा की हो। यह रकम कहां खर्च की गई, किसने खर्च किया, किन मदों पर खर्च हुआ, किस हेड्स पर गए ये पैसे, इन सारी बातों का पता सीबीआई लगा रही है, और उन बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू करने के साथ ही प्लेस ऑफ ऑकरेंस, यानी जिस जगह पर घटना हुई, वहां एक बार फिर से सीबीआई की टीम ने रिविजिट किया। मौके पर सीबीआई की टीम गई, और वहां से सीबीआई ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से कई इंपॉर्टेंट साक्ष्य वहां से कलेक्ट किए, कई इंपॉर्टेंट क्लूज वहां से गैदर किए। इनमें फ्रेश ब्लड सैंपल तो है ही, इसके अलावा कुछ बैलिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी पुलिस ने वहाँ से हासिल की हैं। बैलिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें यानी बुलेट के खोल हो सकते हैं, या फिर शूट आउट के बाद जो रिमेन्स बचते हैं, जैसे जिस गाड़ी पर हमला हुआ, जिस गाड़ी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई गई, उस गाड़ी के बॉडी के ऊपर जो है वो जले हुए बारूद के हिस्से पड़े हुए हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ से सीबीआई ने एक बार फिर से कलेक्ट किए, इकट्ठा किए। यानी सीबीआई अब इस मामले की बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही स्पीडी तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने फिलहाल इस केस की तफ्तीश के लिए अपनी एक अलग से एसआईटी बना दी है, जिस एसआईटी को एक सीनियर ऑफिसर हेड कर रहे हैं, डीआईजी पंकज कुमार सिंह। और पंकज कुमार सिंह की अगुवाई में एक्सपर्ट पुलिस वालों की ये टीम जो है एक एक पहलू को एक्सप्लोर करके देख रही है। आपको पता है कि इस मामले में अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये जो 3 लोग हैं उनको अब सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। बेसिकली वो कोलकाता पुलिस ने उनको रिमांड पर लिया था, और रिमांड पर लेकर उनकी पूछताछ पुलिस करने वाली थी, लेकिन इसी बीच इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई के हवाले कर दी गई। एक वो दौर था जब बंगाल में सीबीआई के अधिकारियों को काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक वो भी समय था जब सीबीआई के अधिकारी वहाँ कई बार घिर गए, और मतलब हमलों से बचते हुए किसी तरह वहाँ से निकले। और आज जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो हालत ये है कि बंगाल पुलिस और सीबीआई के बीच में बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और बंगाल पुलिस ने इस केस से रिलेटेड जो भी फाइंडिंग्स उनके हैं वो सारे सीबीआई को हैंडओवर कर दिए हैं, और सीबीआई वहाँ इस मामले की जाँच कर रही है। चंद्रनाथ रथ की हत्या जो हुई थी उसके बारे में एक बार जल्दी से आपको बताते हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या 6 मई को हुई थी, बुधवार का दिन था, और वो रात को घर लौट रहे थे तकरीबन 10:30 बजे के आसपास। उनका किराए का मकान है कोलकाता के पास, मध्यमग्राम नाम की एक जगह है वहाँ, और वो कोलकाता से चले थे। तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जब वो एक ख़ास जगह पर पहुँचे मध्यमग्राम के रास्ते में, उस जगह पर नॉर्थ 24 परगना ज़िले का वो इलाका है, वहाँ पर एक निसान माइक्रा कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया, और आड़े तिरछे तरीके से उनके स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे अपनी वो कार लगा दी। तो शूटर्स ने जब ऐसा किया तो स्कॉर्पियो कार को तो रुकना ही था, स्कॉर्पियो कार रुकी, और जैसे ही स्कॉर्पियो रुकी, बाइक पर आए शूटर्स ने चंद्रनाथ रथ पर हमला कर दिया, और कुछ गोलियां चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर को भी मारी। ड्राइवर अभी भी चिकित्साधीन है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि चंद्रनाथ रथ की उसी दिन मौत हो गई थी। शायद अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और चंद्रनाथ रथ को कम से कम 3 गोलियां लगी, ऐसी बात सामने आई थी। शुरू में यह भी कहा जा रहा था कि इस मामले में शूटर्स जो है उन्होंने एक असलहे का, एक हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन अब सीबीआई की तफ्तीश में नई बात उभर कर सामने आई है, और वो बात यह है कि कम से कम 2 हथियार वहां इस्तेमाल किए गए, या ये भी हो सकता है कि 2 हथियारों से वो शूटर लैस थे, जिसमें एक हथियार उन लोगों ने यूज़ किया, चलाया, जबकि एक हथियार बैकअप के लिए उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। ये सारी बातें, सवाल है कि कैसे सामने आई। वो ऐसे सामने आई कि पुलिस ने जिन 3 सस्पेक्ट्स को पकड़ा है उनमें से एक शार्प शूटर भी है, जो उस शूटिंग में फिजिकली इन्वॉल्व था, मौजूद था। ये कौन था
ये आदमी कौन है, इसके बारे में एग्जैक्टली सीबीआई ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन जिन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनमें एक नाम राज सिंह का है, एक मयंक राज मिश्रा का है और एक नाम है विकी मौर्य का। इनमें मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य को तो पुलिस ने बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया, जबकि राज सिंह को गिरफ्तार किया गया अयोध्या से। राज सिंह मूल रूप से बलिया का रहने वाला है और राज सिंह के परिवार के लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा यानी राज सिंह इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। अपने बेटे की बेगुनाही बताने के लिए राज सिंह की मां ये बता रही हैं कि इस घटना के दूसरे ही दिन यानी 7 मई को वो अपने बेटे के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए लखनऊ गई थी बलिया से। और ऐसा कहना इस बात की तरफ इशारा करता है या इस बात का एक संकेत है कि राज सिंह फिजिकली उस जगह पर मौजूद नहीं था। लेकिन अगर पुलिस ने राज सिंह को पकड़ा है तो जाहिर है पुलिस के पास राज सिंह के खिलाफ कोई ना कोई सबूत या कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो राज सिंह को इस मर्डर केस से कनेक्ट करती है। क्या ऐसा तो नहीं कि राज सिंह इस सुपारी किलिंग वाले मामले में एक फैसिलिटेटर या लाइनर की भूमिका में था? फिलहाल सीबीआई को इस बात का भी पता करना है और आने वाले दिनों में जब सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी तो राज सिंह की भूमिका के बारे में भी उसे जिक्र करना होगा। अब आइए आपको ये बताता हूं कि 1 करोड़ रुपए वाली बात सीबीआई क्यों कह रही है और सीबीआई का ऐसा कहने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। तो जैसा कि आप जानते हैं इस मामले में जो चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई वो कोई मामूली गली मोहल्ले का विवाद या पेटी पॉलिटिकल फाइटिंग का नतीजा नहीं था या पेटी पॉलिटिकल क्वारल का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग की गई और सुपारी देकर चंद्रनाथ रथ की हत्या करवाई गई। तो जिसने भी सुपारी दी, सीबीआई का ऐसा मानना है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरह से कैरी किया गया उसे देखकर सीबीआई को ऐसा लगता है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्योंकि शूटर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, देसी कट्टे नहीं थे, अत्याधुनिक हथियार थे, जैसा कि ग्लॉक पिस्टल जिसके बारे में बताया गया। ग्लॉक पिस्टल एग्जैक्टली था या नहीं अभी इस फैक्ट को सामने आना बाकी है, लेकिन ग्लॉक पिस्टल जैसे हथियार हो सकते हैं और वो वैसा एक नहीं 2-2 हथियार होने की बात सामने आई है। तो वो अपने आप में वो हथियार जो है उनकी कीमत लाखों रुपए में है और इसके अलावा वो हथियार ऐसा बताया जाता है कि इलीगल मार्केट में वैसा एक पिस्टल जो है 10 लाख रुपए में मिलता है। इसके अलावा जिस तरह से चंद्रनाथ रथ के मूवमेंट को ट्रैक किया गया, उनकी रेकी की गई, जाहिर है ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, कई दिनों से वो चंद्रनाथ रथ के पीछे पड़े हुए होंगे। तो लॉजिंग, फूडिंग, बोर्डिंग यानी किसी एक जगह पर जाकर रहना, खाना पीना, किसी का गाड़ी लेकर पीछा करना, इन सारी चीज़ों में भी पैसे खर्च होते हैं। फिर कोई अगर शूट करेगा, हत्या करेगा, तो जाहिर सी बात है ये काम कोई आसान काम तो है नहीं और सबके बस का रोग भी नहीं है। तो जिन लोगों ने भी ये काम किया होगा उन लोगों ने इसकी कीमत भी लाखों रुपए में चार्ज की होगी, तो उनको लाखों रुपए सुपारी के तौर पर भी दिए गए होंगे। इसके अलावा जो गाड़ियाँ इस मामले में इस्तेमाल हुई, उन गाड़ियों को वहाँ इस घटना को अंजाम देने के बाद जो भी हायर्ड किलर्स थे उन्होंने लावारिस छोड़ दिया और फरार हो गए। तो जाहिर है उन्होंने ये मान लिया कि अब ये गाड़ियाँ कभी वापस नहीं मिलेंगी। उनमें 2 टू व्हीलर और एक 4 व्हीलर है निसान माइक्रा। तो इन गाड़ियों में भी लाखों रुपए खर्च हुए, प्लस गाड़ियों में, सारी गाड़ियों में मतलब 2 व्हीलर्स में भी और 4 व्हीलर में भी फेक नंबर प्लेट लगाए गए। और फेक नंबर प्लेट भी ऐसे वैसे नहीं, आपको पता है कि सिलीगुड़ी में एक निसान माइक्रा कार का पता चला था और उस निसान माइक्रा कार में जो सही नंबर, जेन्युइन नंबर प्लेट लगा हुआ है, एग्जैक्टली वही आइडेंटिकल नंबर उठाकर उसका एक फेक प्लेट बनाकर हत्याकांड वाले निसान कार में लगाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बहुत गहराई से स्टडी की थी, रेकी की थी और ये पता भी किया था कि एक निसान माइक्रा में पश्चिम बंगाल में ये नंबर है ऑलरेडी। केस की जांच बिल्कुल दूसरी दिशा में भटक जाए, इस वजह से इन लोगों ने इतना जतन, इतना इंतज़ाम किया था। और जाहिर है फेक नंबर प्लेट बनाकर उन्हें लगाने और इतनी गहरी तैयारी करने के लिए भी पैसे तो खर्च हुए होंगे। ये सारी चीज़ें मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए इसको कैरी करने में या फैसिलिटेट करने में ही खर्च हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा रकम अगर कोई चंद्रनाथ रथ की हत्या में खर्च कर रहा है तो वो आदमी कोई मामूली इंसान तो होगा नहीं। इतनी बड़ी रकम अगर वो किसी की हत्या के लिए खर्च कर रहा है तो वो जाहिर है कोई बहुत बड़ा आदमी होगा जिसका पश्चिम बंगाल में कोई दबदबा होगा, या शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, या हो सकता है कि उनसे कोई अनबन हो। चंद्रनाथ रथ आखिर किस तरह से उस आदमी के
रास्ते में रोड़े अटका रहा था या चंद्रनाथ रथ किस तरह उस आदमी के रास्ते का कांटा बना हुआ था, पुलिस सीबीआई को फिलहाल ये पता लगाना है। यानी पुलिस को इस मामले के सीबीआई को इस मामले के मोटिव के बारे में पता लगाना है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और इन लोगों ने अब तक की पूछताछ में सीबीआई के सूत्रों की अगर बात करें तो ये कबूल किया है कि वो इस घटना में शामिल थे और इनमें एक तो ऐसा है जो शूटर की भूमिका में ही वहां पर मौजूद था, शार्प शूटर की भूमिका में वहां पर था। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए बंगाल पुलिस ने काफ़ी मशक्कत की थी और आपको पता है कि चूंकि ये अपनी गाड़ियां, एक निसान माइक्रा कार और 2 टू व्हीलर वहां पर छोड़कर भाग गए थे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा या हो सकता है कि आगे से उनको किसी और इन्हीं के ग्रुप के लोगों ने लिफ्ट दिया हो या पिक कर लिया हो। तो इसीलिए पुलिस इस मामले की रिवर्स सर्चिंग कर रही थी और रिवर्स सर्चिंग करते हुए पुलिस ने निसान माइक्रा कार को लोकेट किया था इस घटना से पहले हावड़ा के पास बाली इलाके में और लोकेट किया था सीसीटीवी फुटेज में। और तब पुलिस को यह पता चला कि बाली का जो टोल नाका है वहाँ से इस कार ने एंट्री ली थी हावड़ा की तरफ से पश्चिम बंगाल में और वहाँ पर इन लोगों ने यूपीआई के ज़रिए पेमेंट की थी। ये यूपीआई का पेमेंट जो है एक बहुत बड़ी कड़ी या लिंक साबित हुआ इस मामले के जो आरोपी हैं उन तक पहुँचने में। तो फिलहाल 3 गुर्गे, 3 मोहरे या 3 शूटर आप कह सकते हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड इस केस का कौन है उसका पता सीबीआई को फिलहाल लगाना है। तो ये इसके अलावा जो फ्रेश ब्लड सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, जो बैलिस्टिक से रिलेटेड कुछ एविडेंस पुलिस ने सीबीआई ने इकट्ठा किए हैं, उनसे ये पता चलेगा कि पूरी कहानी आखिर जब इस मामले में जब शेप लेगी, जब पता चलेगा तो ये क्लियर होगा कि आखिर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, हथियार किसने प्रोवाइड कराए, कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल हुआ और जो बैलिस्टिक रिपोर्ट सामने आएंगे उनसे उन हथियारों के मेक का एक तरह से मिलान किया जाएगा जो एक अहम सबूत होगा इस मामले के कॉन्स्पिरेटर्स और कातिलों के खिलाफ। सीबीआई का भी यह मानना है कि कम से कम 7 से 8 लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं और मास्टरमाइंड का चेहरा फिलहाल बेनकाब होना बाकी है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि इस पूरे मामले में अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, हो सकता है कि इससे ज़्यादा की रकम भी खर्च हुई हो। कौन है वो चेहरा जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग की, फिलहाल उस सच का सामने आना बाकी है। जब भी वो सच सामने आएगा, सीबीआई की तफ्तीश में कोई नई बात सामने आएगी, तो या तो मैं या फिर हमारी टीम के क्राइम तक की टीम के दूसरे साथी आपको अपडेट करेंगे। तो आज एक डेवलपिंग क्राइम स्टोरी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था, वो यही थी। और इससे पहले कि मैं इस पेशकश को ख़त्म करूं, प्रीवियस डे मैंने आप लोगों को एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताया था जो सीरियल किलर होने के साथ साथ एक साइकोपैथ भी था, यानी साइको किलर भी था। वो ताबड़तोड़ लोगों की हत्याएं कर रहा था और कुछ और हत्याएं वो कर सकता था, ऐसा दावा भी पुलिस ने किया है। उस मामले में जो हमने क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जानकारी आप लोगों को दी थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। नाजिश फातिमा का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि पहले वो शम्स सर की कहानियाँ सुनती थी, लेकिन अब वो मेरी भी कहानी जो है वो रेगुलर सुन रही हैं और उनको मेरा अंदाज़, कहानी सुनाने का अंदाज़ काफ़ी पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच नाजिश फातिमा जी, बहुत धन्यवाद आपका। राहुल धीमान ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि ऑटो ड्राइवर ने कई जानें बचा ली, उसको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर को रिकॉग्नाइज ज़रूर किया जाना चाहिए और उन्हें सम्मानित भी ज़रूर किया जाना चाहिए। जिस घटना के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं उसमें एक सीरियल किलर ताबड़तोड़ लोगों की हत्याएं कर रहा था, लेकिन तीसरी हत्या के बाद जब वो एक अस्पताल से बाहर निकला और भाग रहा था, तब उसे एक ऑटो ड्राइवर ने दबोच लिया था, पकड़ा था और इसी के बाद पुलिस उस तक पहुंची। तो पूरी क्रेडिट इस मामले में उस सीरियल किलर को पकड़ने का ऑटो ड्राइवर को जाता है, जिसका जिक्र राहुल धीमान हमारे जो दर्शक हैं वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उस ऑटो ड्राइवर को सम्मानित किया जाना चाहिए। राजेंद्र जी ने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि जो एनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल सही हुआ और मतलब पूरे लीगल सिस्टम में उन्होंने मतलब एक तरह से सरकास्टिक कमेंट किया है कि ना तो जज को तकलीफ हुई, ना पुलिस को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, कुछ इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो हिंदी और मराठी मिक्स लैंग्वेज है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो बात लिखी है वो समझ नहीं पा रहा हूँ। लर्न विथ फातिमा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आती है, उनके मोबाइल में ही प्रॉब्लम है। फातिमा जी ने ये कहा है। थैंक यू वेरी मच।
कनिष्क कुमार राजपूत ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपके बोलने के तरीके का कायल हूँ, आप हर बात अच्छी तरीके से समझाते हैं, आपकी कहानी को सत्य कथा या सच्ची घटना कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुप्रतिम भाई साहब राम राम, ये प्रदीप भाम्बू जी ने कहा है। इमरान अंसारी साहब इन्होंने भी कहा है कि वॉइस जो है वो एब्सोल्युटली क्लियर और स्मूथ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा FF टीम डाकू के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा है कि अब इन्होंने कहा है कि भाई साहब आप थोड़ा वॉइस लाउड कम किया करो, आराम से बोला करो, यहाँ तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा और कि कोई ये कह रहा है कि वॉइस थोड़ा कम करो, लाउड कम बोला करो। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोगों की उम्मीदों पर एक साथ खरा उतरना और बिल्कुल परफेक्ट साबित होना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क है। लोगों के पास ऐसे गन कैसे रह जाते हैं, ये मीता भट्टाचार्य जी ने पूछा है। मीता भट्टाचार्य जी मेरी गार्जियन हैं और वो जमशेदपुर की रहने वाली हैं और क्राइम तक के ज़रिए से ही मेरी उनसे मुलाकात हुई और कभी कभी वो कमेंट करती हैं, लेकिन रेगुलर लिसनर हैं, तो उन्होंने ये पूछा है। देखिए, हमारे देश में एक तो अवैध असलहे जो नाजायज़ हथियार हैं उनकी बिक्री बहुत धड़ल्ले से होती है और आप मतलब यहाँ तो मैं लाखों रुपए के असलहे की बात कर रहा था आज वाली स्टोरी में, वो हथियार जो है कुछ हज़ार रुपये में ही मिल जाते हैं और एक तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह नाजायज़ हथियार जो है अलग अलग शहरों में बनते हैं। लेथ मशीन्स में जिसे कहते हैं ना हैंड टूल फैक्ट्री जिसे कहते हैं, वहाँ पर इस तरह के हथियार बनते हैं, तो वो तो लोगों के लिए बड़ा हैंडी है, इजीली मिल जाते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो स्मगल्ड होकर आते हैं, जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल शायद चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में किया गया। और इसके अलावा लाइसेंसी हथियार भी लोग गन हाउसेस से ख़रीदते हैं और उन लाइसेंसी हथियारों का भी कई बार गलत इस्तेमाल होता है। तो गन्स के और हथियारों के मल्टीपल सोर्सेज हैं हमारे सोसाइटी में उसके पंप होने के, तो इसीलिए हथियारों से अक्सर आपको पता है कि गोली चालन की घटनाएं होती हैं, हत्याएं हो जाती हैं। तो आपने जो सवाल पूछा था, आई होप कि मैं उसका जवाब मैंने दे दिया है। अमार अली के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि पक्का मोबाइल ख़राब है जिसको भी आवाज़ नहीं आती है। लाल बहादुर साहब ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्टोरी, उन्होंने लिखा है। विजेंद्र सिंह जी ने भी नमस्कार कहा है और कहा है कि बहुत डिटेल और गुड डिस्क्रिप्शन मैंने उस स्टोरी में दिया था। मोहम्मद रिजवान का कमेंट है, सैल्यूट टू यू एंड यू हैव लॉट्स ऑफ गट्स, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब, आपने एग्जैक्टली किस बात के लिए इतनी हौसला अफजाई की और किस बात के लिए मुझे हिम्मत वाला कहा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अच्छी बात कही तो अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। सचिन यादव जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सर जी आप कोई राजा से कम नहीं हो। देखिए, इसमें बड़ा सरकाज़म छुपा हुआ है। सचिन यादव जी, मैंने जो स्टोरी प्रीवियस डे आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो किलर है वो अपने आप को राजा समझता था, तो ये तो किलर की बात थी। यहाँ सचिन जी ने मुझे कहा है कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ और ऐसे मौके पर कहा है जब एक साइको किलर अपने आप को राजा कह रहा है, तो इन्होंने किसी तरह से मुझे उससे रिलेट करने की भी कोशिश की है। तो एनीवे, मैं इसको नेगेटिवली नहीं बल्कि एक सरकाज़म या लाइट जोक की तरह लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पीके चंद्रा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।